तो जरा एक काम कीजिएगा, आप एक आध पैराग्राफ जरा पढ़ लें, हम 2 मिनट के बाद शुरू करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 17 है एफटीआर के बारे में। अच्छा, ये सीए फाइनल में तो बहुत लेंथी है और ज़रा आपकी बुक में उस हिसाब से बना हुआ है, लेकिन सीए आईसीएमए के लिए इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में आता नहीं है, तो हम इसको कुछ में ज़रा शॉर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि साहब एफटीआर के फीचर्स क्या हैं। अच्छा, ये हमने चैप्टर नंबर 10 में पहले भी डिस्कस किए हैं, तो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बात ये है कि जो भी चीज़ एफटीआर में आएगी उस पर जो एडवांस टैक्स होगा वही उसके लिए फुल एंड फाइनल टैक्स बन जाएगा। हाँ, अगर कोई इनकरेक्ट टैक्स डिडक्शन हो तो उसका एडजस्टमेंट होगा, लेकिन अगर टैक्स डिडक्शन वो सही हुआ है तो ना कोई रिफंड है ना कोई मजीद पेएबल है। और इसके ऊपर आपको पता है कि नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होता। ये हमने लिख भी दिया यहाँ पर कि अब इसमें से किसी किस्म का कोई एक्सपेंस हम क्लेम नहीं कर सकेंगे, कोई अलाउंस। इवन अगर आपका सिर्फ एफटीआर की इनकम है तो उसमें से आप ज़कात भी माइनस नहीं कर सकते, किसी किस्म का एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। अच्छा, उसका फिर एफटीआर के अगेंस्ट कोई लॉस एडजस्टमेंट नहीं होता। ओके। अच्छा, उसका फिर ये है कि एफटीआर में किसी किस्म का कोई रिबेट नहीं मिलता एक्सेप्ट 65D जो हमारा था ना, कि नई इंडस्ट्री आप लगाएं, कंपनी बनाएं, तो फिर जो आपको रिबेट मिलता है वो एफटीआर वाला रिबेट उसमें है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने 100% इक्विटी के साथ कोई कंपनी बनाई और मिसाल के वो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, तो एक्सपोर्ट को तो 1% फुल एंड फाइनल होता है, लेकिन चूंकि वहां रिबेट अवेलेबल है इसलिए उस पर एफटीआर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एफटीआर में कोई रिबेट नहीं मिलता है, लेकिन ये जो दो रिबेट्स आपके पास हैं सेक्शन 65D और 65E, ये क्या था कि न्यू इंडस्ट्री हो या आप उसमें आप एक्सपेंशन करें तो ये रिबेट मिल जाएगा आपको एफटीआर में से, लेकिन बाकी कोई रिबेट आपको एफटीआर में से नहीं मिल। शेयर्स परचेज करने का रिबेट कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। ओके। अच्छा, इसका फिर देखिए, अगर किसी सिर्फ और सिर्फ एफटीआर की इनकम है
अच्छा बच्चों, आप लोगों की आवाज आ रही है? नेट बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, चलें बस दुआ करें कि ये नेट थोड़ा काम करता रहे और हमारी क्लास हो जाए। अच्छा ना, ये फिर कनेक्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, आप कल देखेंगे कितनी मरतबा जाता है, कितनी मरतबा आता है। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि असल में मैं रहता हूँ डिफेंस में, और यहाँ दोपहर से अच्छी खासी बारिश हो रही है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है, तो नेट देखो कब तक चलता है। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि रिटर्न ऑफ इनकम, तो अगर किसी की सिर्फ और सिर्फ एफटीआर की इनकम है, तो वो नॉर्मल रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करेगा, बल्कि गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट बना दिए जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट फॉर एफटीआर। ठीक है ना, तो अगर के अच्छा ये होता है हमारे यहाँ के कोई अगर रिटायर्ड पर्सन है, उसकी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड कम आ रही है, तो वो एफटीआर में आता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट एफटीआर का फाइल कर दे। ठीक है, ओके। अच्छा, कब फाइल करेगा? वही इंडिविजुअल के लिए 30 सितंबर की डेट है, और अगर कंपनी है सिर्फ एक्सपोर्ट कर रही है और कुछ नहीं कर रही, तो जिस वक्त उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा, उसी वक्त ये स्टेटमेंट फॉर एफटीआर फाइल करना उसने। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद फिर अगर आपका जो एफटीआर का स्टेटमेंट है उसमें कोई मिस्टेक हो जाए आपसे, तो आप 5 साल तक उसको रिवाइज कर सकते हैं। 5 साल का टाइम पीरियड अच्छा खासा होता है, तो 5 साल तक आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसका फिर देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करे या स्टेटमेंट फॉर एफटीआर फाइल करे, दोनों के साथ उसको वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करना है। ठीक है ना, तो वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में आगे पूरा हमारा चैप्टर मौजूद है, शायद चैप्टर नंबर 25 है या 24 है, वो हम आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपको पता है आजकल ये बहुत चला हुआ है ऑफशोर एसेट्स, बाहर आपके एसेट्स हैं। ठीक है, बाहर आपकी इनकम है, तो अब उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है और उसकी यहाँ उसको रिटर्न फाइल करना है, तो साथ में वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा, और एक और स्टेटमेंट को उसके फॉरेन इनकम कितनी है, फॉरेन एसेट्स कितने हैं, वो भी उसको फाइल करना पड़ेगा। तो वो रिटर्न कैसे फाइल करना है, वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन एसेट्स का स्टेटमेंट, वो हम चैप्टर जो हमारा है वेल्थ स्टेटमेंट का, उसमें आपका शेयर करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जरा पढ़ लें आप। लेकिन अब केस क्या है हमने शायद के साथ डिस्कस किया था एक्टिव टैक्स पे लिस्ट और इनएक्टिव। ओके, तो बात यह है कि अगर आपने लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया था, तो आपका नाम आ रहा होगा एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में, और अगर आपने लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया था, तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आ रहा होगा। तो पहले उसे कहते थे नॉन फाइलर, अब उन्होंने वो टर्म वही है, लेकिन उन्होंने थोड़ा चेंज करके कह दिया इनएक्टिव पर्सन। ठीक है, आपका नाम एटीएल में नहीं आ रहा है, तो पता क्या होगा, अच्छे खासे एडवांस टैक्सेस ऐसे हैं कि जहां आपका एडवांस टैक्स डबल हो जाएगा। जैसे हम मिसाल ले लेते हैं डिविडेंड की। देखिए, डिविडेंड आपने ए लिमिटेड के शेयर परचेज कर लिए, तो मैं ए लिमिटेड हूँ। ओके, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं डिविडेंड पे करते वक्त तमाम शेयर होल्डर्स
से उनका नेशनल टैक्स नंबर या उनका NIC लूँ, ओके, और उनको मैं चेक करूँ वेबसाइट जो है FBR की, उस पर एक्टिव टैक्स पे की लिस्ट है उसके साथ, ठीक है। तो जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहे हैं उनका तो मैं 15% काटूंगा और उनको बाकी 85% दे दूंगा। लेकिन अगर आपका नाम ATL में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 15% की जगह टैक्स डिडक्ट हो जाएगा 30%, डबल हो जाएगा, 100% हायर होगा, ओके। लेकिन फिर उन्होंने बेनिफिट पता क्या दिया, उन्होंने कहा ठीक है, अगर जिस वक्त आपको डिविडेंड मिला उस वक्त आपका नाम ATL में नहीं आ रहा था, 30% टैक्स कट गया, तो एक काम करें, बाद में आप रिटर्न फाइल कर दें तो आपका टैक्स रेट 15% ही होगा, जो एक्सेस 15% है वो आप रिफंड क्लेम कर लें। ये एक प्रेशर है कि लोग ज्यादा से ज्यादा रिटर्न फाइल करें, ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिव टैक्स पे की लिस्ट में शामिल हों, ओके। अच्छा ना, उसके बाद अब देखिए, अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं तो चांसेस अच्छे खासे हैं कि वो ऑडिट में लेकर के आएंगे, क्योंकि और फिर बाकायदा उसका ऑडिट होगा और ऑडिट के बाद वो एक ऑर्डर पास करते हैं जिसे हम कहते हैं असेसमेंट ऑर्डर। अच्छा, अब FTR में तो ना कोई एक्सपेंस क्लेम करें, ना कोई रिबेट कैलकुलेट करें, ना कुछ करें, तो वहाँ ऑडिट नहीं होता। तो उन्होंने बात लिख दी कि जो असेसमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ओके, तो उसमें बाकायदा आपका कोई ऑडिट नहीं होता, ओके। उसके बाद अगर आपकी नॉर्मल इनकम भी है और FDI की इनकम भी है तो आप दोनों चीजें फाइल करेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल करेंगे और वो जो FTR का स्टेटमेंट है वो भी आप फाइल करेंगे, ओके। अच्छा, उसके बाद अब एक छोटा सा कंसेप्ट सुनिएगा, वो क्या है, मिसाल के तौर पर एक इंडिविजुअल है, अच्छा, उसका काम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करना है और उसका कोई काम नहीं है, तो वो तो पूरा पूरा FTR में आ गया, ठीक है। अब ना वो कोई एक्सपेंस क्लेम कर रहा है ना कुछ कर रहा है, तो उसके लिए अकाउंट्स बनाना लाजमी नहीं है, बनाना चाहे तो बनाए। अच्छा, कंपनी की अगर इनकम 100% FTR है तब तो अकाउंट्स तो बनाएंगे ना, क्योंकि कंपनी एक्ट कहता है कि अकाउंट बनाओ, IAS अप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है वो अकाउंट्स ना बनाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक जगह उन्होंने लिखा है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो अकाउंट्स बनाना जरूरी है। FTR के प्रोविजन कहते हैं कि कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो FBR ने अपने सर्कुलर में ये बात क्लैरिफाई कर दी, इसको पढ़ लें आप जरा, कि अगर किसी की इनकम सिर्फ और सिर्फ FTR की है और वो बुक्स ना बनाए तो कोई मसला नहीं है, उस पर वो बुक्स ना बनाने की पेनल्टी नहीं लगेगी, ओके। अच्छा ना, उसके बाद और ये हमारे होता है, देखिए ना, अगर कोई इंडिविजुअल एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको क्या जरूरत है अकाउंट बनाए, उसके अपने अकाउंटिंग काफी होती है, वो किसी अकाउंटेंट से अकाउंट बनवाए ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर अब हम देखेंगे कि FTR के आइटम्स कौन कौन से और उसका रेट क्या है, ओके। अच्छा, इसी आपके चैप्टर में एक और कंसेप्ट भी है, मिनिमम टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो पहले हम FTR देखते हैं, फिर बाद में मिनिमम टैक्स लायबिलिटी को भी देख लेंगे, ओके। अच्छा, देखिए, अब सबसे पहले आपके पास है डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड पर जो टैक्स रेट हैं वो क्या क्या हैं, देखिए, ये होता है ना इंडिपेंडेंट पावर परचेजर, IPPs, ठीक है, जैसे आपको है, ओके। तो ये जब अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे तो उस पर रेट कितना लगेगा, 7.5%। अगर कोई हक्को के शेयर परचेज कर ले, ये और भी बहुत सारी कंपनीज आजकल हैं जो पावर जनरेशन में काम कर रही हैं, ओके, और गवर्नमेंट के साथ उनका एग्रीमेंट है। तो खैर अभी आप इसकी तफसील में ना जाएं कि वो पास थ्रू क्या होता है और इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट क्या है। तो असल चीज़ क्या है, जो IPPs हैं, हक्को जैसे इदारे, वो जब डिविडेंड देंगे तो रेट कितना लगेगा, 7.5%। अच्छा, इसी किसी एक उन्होंने इस साल 2019 में ये चीज़ ऐड की है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स परचेज करें जिसकी इनकम एग्जम्प्ट है, ओके, और उसको टैक्स पे नहीं करना, तो उस कंपनी से जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो टैक्स कितना लगेगा, 25%। टैक्स कितना लग जाएगा, वो आपको याद हो हमने पढ़ा था ना कि अगर एक कंपनी आप नहीं बनाए और जनाब उस पर 100% इक्विटी फाइनेंसिंग हो, इक्विटी हो, तो उसकी तो 100% रिबेट है उसका, ठीक है, और उसका मिनिमम टैक्स वगैरह भी नहीं है। तो अब
उस कंपनी के शेयर होल्डर को जब डिविडेंड कम मिलेगी तो शेयर होल्डर्स कितना टैक्स पे करेंगे? 25%। कंपनी तो टैक्स पे नहीं कर रही है, लेकिन शेयर होल्डर्स अपने डिविडेंड कम पे कितना टैक्स पे करेंगे? 25%। तो उन्होंने कहीं ना कहीं से तो कवर करना था ना, कर लिया। हाँ, अब बाकी जो रेट है वो क्या है? 15% है। तो अगर हमें कोई स्पेसिफिक केस ना दिया जाए तो हमने क्या करना है? डिविडेंड के ऊपर 15% टैक्स लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब क्या डिविडेंड कम एग्जाम भी है? यस, देखिए इसको पढ़ें आप जरा। अच्छा, हमारे यहाँ ज्यादातर केस में लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो करो तो इंडिविजुअल होते हैं, वडेरे साई। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि उनके कुछ बच्चे पढ़ करके आए बाहर से, ज्यादातर केस में तो नेचर चेंज नहीं होता, वही रहता है। लेकिन कुछ केस में उन्होंने क्या किया, ठीक है हमें कंपनी बनाते हैं और फिर हम एग्रीकल्चर लैंड परचेज करेंगे और उसमें कल्टीवेशन करेंगे। तो अगर कोई कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर एंटरप्राइज है उसकी भी इनकम एग्जम्प्ट है, और जब वो किसी को डिविडेंड पे करेंगे तो डिविडेंड कम भी एग्जम्प्ट होगी, डिविडेंड कम भी एग्जम्प्ट होगी। ठीक है, ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रोविजन है और बहुत सालों से है, ये कोई आज का प्रोविजन नहीं, ये बहुत सालों से। ओके, अच्छा इसके बाद अब एक छोटा सा कंसेप्ट देखिए, वो क्या है? एक जनरल कंसेप्ट ये है कि अगर किसी कंपनी की इनकम एग्जम्प्ट है तो कंपनी की इनकम एग्जम्प्ट होगी, उसके एम्प्लॉयज को जो सैलरी मिल रही है वो एग्जम्प्ट नहीं होगी, तो टैक्सेबल होगी। इसी से अगर किसी कंपनी की इनकम एग्जम्प्ट है तो कंपनी की इनकम एग्जम्प्ट है, वो जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का मिलेगी वो तो टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर इसको आप पढ़ लें, या आपकी बुक में नहीं, इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। देखिए, exemption shall be limited to the original recipient of that income and shall not extend to any person receiving any payment wholly or in part out of that income. आगे क्या लिखा है? Therefore a company enjoying tax exemption shall deduct tax from dividend, वो 25% लगता है, unless specifically provided otherwise। तो जो otherwise provide किया गया है वो कौन सा है? वो ये पैराग्राफ है, आखिर वाला, ठीक है ना। ओके, तो बात है कि साहब एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो तो उसका डिविडेंड कम एग्जम्प्ट है, लेकिन बाकी अगर किसी कंपनी की इनकम एग्जम्प्ट होगी तो ना सिर्फ कि डिविडेंड पर टैक्स लगेगा बल्कि कितना लगेगा? 25%। ठीक है, ओके। तो एक काम करें, जरा इसको आप जरा कॉपी कर लेंगे या क्लिक कर लो, जरा इसको आप क्लिक कर लें, फिर आगे देखते हैं। देखिए, अमल किसी ने क्वेश्चन किया, जो अमलगमेशन का हमने पढ़ा था क्या वो भी एग्जम्प्ट है? नो। देखिए, अमलगमेशन एग्जम्प्ट नहीं है। वो तो क्या होगा कि अगर अमलगमेंट हमने किया है और जो कंपनी बंद हो रही है उसके लॉसेस ज्यादा हैं, हमारा प्रॉफिट कम है, तो फिर जाके वो एग्जम्प्ट होगी ना, फिर होगा कि टैक्स पे नहीं करना। लेकिन उसमें भी आपको पता है क्या होता है? मिनिमम टैक्स आप पे कर होते हैं। लेकिन जो हमने आपको मिसाल दी कौन सी, न्यू इंडस्ट्री आप लगाएं और इक्विटी इन्वेस्टमेंट करें 100%, तो उसमें मिनिमम टैक्स भी नहीं होगा और इनकम भी एग्जम्प्ट होगी। ठीक है, अच्छा ना, इसको आपने कॉपी कर लिया। अब एक छोटी सी बात सुनिए, देखिए आईएससी में के जो एग्जामिनर हैं उसको पता नहीं किसी वजह से ये पैराग्राफ, जैसे मिनट, ये पैराग्राफ बहुत पसंद है, आखिर वाला, ठीक है। और मजे की बात पता है क्या है? इस एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट सेक्टर से डिविडेंड कमाई होती है और वो ये क्लॉज अप्लाई नहीं करते आंसर में, वो ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, उसको टैक्सेबल कर देते हैं, जो कि क्लियर कट मिस्टेक है। देखो ना, अगर ये कंसेप्ट अप्लाई करें तो आप कहेंगे जनाब एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, डिविडेंड तो टैक्सेबल है। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक उसको एग्जाम किया गया है, और जब लॉ में कोई चीज स्पेसिफिक एग्जाम कर दी जाए फिर बाकी सारे जनरल कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जो एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट सेक्टर से डिविडेंड कमाई होती है वो एग्जाम होती है, टैक्सेबल नहीं होती है, ठीक है, ओके। अच्छा ना, ये था डिविडेंड कम। उसके बाद प्राइस अर्निंग हम लोग कर चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 में, ये वही चीज है, ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। इसके बाद ये आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस कर लिया था, वो क्या था कि मैं चलो एक मिनट और कर लेता हूँ सुने गौर से। ये जो हमारे क्रिकेटर्स वगैरह बाहर जाके मैचेस खेलते हैं और पेमेंट कौन करता है उन्हें? पीसीबी,
तो वो क्या करेंगे, जो बाहर के मैचेस हैं उस पर वो 5% टैक्स काटते हैं और वो उनके लिए हो जाता है फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी। इसे किसे, जब दुबई वगैरह में कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी ज़्यादा था, ओके, तो अच्छी खासी पाकिस्तानी कंपनी वहाँ गई और उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए, पूरी पूरी बिल्डिंग बनाई हैं, ओके। तो अब उन्होंने क्या किया, अगर बिल्डिंग बना करके और जो भी आपका नेट प्रॉफिट बाकी बचता है, अगर वो आप पाकिस्तान में लेके आ जाएं ऑफिशियल चैनल के जरिए, तो जो आपकी ग्रॉस बिलिंग है उसका आपको सिर्फ और सिर्फ 3.5% पे करना है, और कोई इंडिविजुअल है तो 3.75% पे करना है। इसी से सर्विसेज। तो सुने गौर से, मैं खुद दुबई में जाके क्लासेस ले चुका हूँ, क्योंकि आई कैप ने अपना CA फाइनल का एग्जामिनेशन सेंटर दुबई में भी रखा है, जद्दा में भी है और रियाद में भी है। तो मैंने रियाद में भी क्लासेस ली जा करके CA फाइनल की, इसलिए कि हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन होता है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने CA फाइनल क्वालिफाई नहीं किया, ट्रेनिंग पीरियड मुकम्मल हो गया, फिर वो बाहर जॉब उनकी हो गई, फिर वो एग्ज़ाम रियाद में देते हैं या फिर जद्दा में या दुबई में। मैंने वहाँ जाके टैक्स पढ़ाया है, तो इसका मतलब हुआ कि मैंने, अच्छा मैं था तो रेजिडेंट, मैं तो गया 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो अब ऐसे में मेरी सर्विस इनकम आ रही है आउटसाइड पाकिस्तान से, ठीक है। तो वो अगर मैं ऑफिशियल चैनल से यहाँ लेकर के आता हूँ तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, सिर्फ 5%, ठीक है। ये हमने चैप्टर नंबर 10 में भी कर लिया था। इसके बाद फिर ये, इसको आप चाहें तो कर लें, चाहें तो क्रॉस कर लें। देखिए, अगर कोई लोकल परचेज करता है एडिबल ऑयल, ठीक है, और वेजिटेबल घी, और फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो जो उसने 2% पे किया है एडिबल ऑयल परचेज करने पर, वो उसके लिए फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी है, उसको मजीद कोई इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, अगर कोई कुकिंग ऑयल और वेजिटेबल घी बना रहा है, तो उसके लिए जो वो एडिबल ऑयल परचेज करेगा वो उसके लिए फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी होगी, ठीक है, ओके। इसके बाद अब इसको आप छोड़ दें, खाइए, कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। अच्छा ना, अब आपके पास है पेट्रोल पंप ऑपरेटर। तो सुने जरा, पेट्रोल पंप जो रन करें, तो जिससे अगर मैं बात करूँ PSO की, तो बहुत कम पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो कि PSO की डायरेक्ट ओनरशिप है। ज़्यादातर क्या होता है, किसी इंडिविजुअल का पेट्रोल पंप है, जैसे आपका पेट्रोल पंप है, ओके, आपने क्या किया, PSO से एग्रीमेंट कर लिया, अब PSO वाले आपको बोर्ड लगा के देंगे, ठीक है। देखिए, किसी ने क्वेश्चन, दुबई के स्टूडेंट पाकिस्तान का टैक्स स्टडी करते हैं, बिल्कुल। देखिए, जो CA फाइनल के स्टूडेंट्स हैं और बाहर उनकी जॉब हो गई है, जब वो ICAP एग्जाम देंगे तो पाकिस्तान का टैक्स पढ़ेंगे, ये हमारी बुक जो है वो बाहर भी जाती है, हम खुद भी कभी कभी बाहर चले जाते हैं, ओके। और आजकल तो जूम पर क्लास हो रही होती है, ठीक है। चले बहरहाल, तो अब ऐसे में हम बात करते हैं कि जो पेट्रोल पंप ऑपरेटर है उसकी बिजनेस इनकम है। अच्छा, होना तो ये चाहिए कि वो अकाउंट्स बनाएं, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करें, और अकाउंट्स के मुताबिक जो उनका प्रॉफिट आ रहा हो उस पर वो टैक्स पे करें। लेकिन आपको सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स कितने हैं, बहुत सारे हैं, ओके। अच्छा, क्या उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अकाउंट्स बनाएंगे और फिर उसका रिटर्न जमा कराएंगे? नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा भी हैं तो बहुत सारे, तो क्या करें। तो उन्होंने क्या काम करते हैं, PSO की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा लो कि वो कुछ टैक्स कलेक्ट कर ले। तो होगा क्या, PSO ने जो आपको ग्रॉस कमीशन या डिस्काउंट अलाउ किया है उसके ऊपर 12% वो आपसे टैक्स वसूल करके और SBI के पास जमा कराएंगे, और वो 12% आपके लिए क्या हो जाएगा, फुल एंड फाइनल, ठीक है। बाकी जो 0.5% नीचे उसको आप छोड़ दें, वो कितना खास काम का नहीं, पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। तो पेट्रोल पंप ऑपरेटर को क्या किया उन्होंने, PSO वाले ये करेंगे कि अगर आपका पेट्रोल पंप है, जब से आप जब वो आपसे पेट्रोल के पैसे लेंगे तो साथ में कमीशन का 12% टैक्स भी लेंगे आपसे, वो जमा कराएंगे, क्योंकि PSO वाले तो कर सकते ना। देखिए, ओके, आप इस साल से पता क्या किया उन्होंने 2020 में, जो खैर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है लेकिन आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा, सुनो। वो क्या किया उन्होंने कि पेट्रोल पंप ऑपरेटर को अब वो मिनिमम FTR से लेके चले गए कहाँ पर, मिनिमम टैक्स में। अच्छा, मिनिमम टैक्स मतलब पता क्या होता है कि अब उन्हें अकाउंट्स बनाने होंगे, ठीक है ना। तब आपको सोचें कि हम जो क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट्स और ICM क्वालिफाइड हैं उनके लिए कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी निकलेंगी, ठीक है ना।
आपको सोचें कि आप किसी पीएसओ मतलब पेट्रोल पंप के आप लगे अकाउंटेंट, तो एक पंप है, उसके एक तरफ पंक्चर वाला है, बीच में आपकी टेबल कुर्सी लगी हुई है और आप अकाउंट बना रहे हैं। ओके, कितनी अच्छी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, चलें बाहर। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए, मैं ये पता जल्दी क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि ये चीजें आज तक, ये जो 5 और 6 है, आज तक कभी एग्जाम में आई नहीं है, और कभी थ्योरेटिकल कोई आ जाए तो आ जाए थोड़ा बहुत। ओके, इसके बाद ये जरा देखिएगा, सुने। पाकिस्तान में जब आप टीवी देखते हैं ना, तो पाकिस्तानी चैनल्स कम होते हैं और फॉरेन चैनल ज़्यादा होते हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जो जियो टीवी है और जो ARY है, वो पाकिस्तानी चैनल नहीं है। किसी का हेड ऑफिस जो है रजिस्ट्रेशन है हेड ऑफिस का, किसी का दुबई में है, किसी का लंदन में है, तो पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी चैनल, लेकिन उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो बाहर है, तो वो नॉन रेजिडेंट है। ओके, तो अब ऐसे में हुआ क्या, सुने। अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट के उन पर ज़्यादा ऐड आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर किसी पाकिस्तानी चैनल पर ऐड आए, तो पाकिस्तानी चैनल क्या करेगा, XBR को टैक्स पे करेगा, वो तो नॉन रेजिडेंट है। अच्छा, ज़्यादातर क्या होता है कि ऐड बनते ही बाहर हैं और रिले भी बाहर से होते हैं, ठीक है, तो वो तो उनकी पाकिस्तान से इनकम नहीं हुई, तो XBR ने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, काम करते हैं कि उसको उन्होंने पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर कर दिया, और जो यहाँ से ऐड वगैरह की पेमेंट करेगा, उन्होंने कहा इतना टैक्स काट लो, FTR फुल एंड फाइनल। तो पढ़ लें जरा इसको आप। तो जब कोई पाकिस्तानी कंपनी अपनी प्रोडक्ट की ऐड के लिए पेमेंट करेगी, तो क्या करेंगे, वो 10% टैक्स काटेंगे और IPR को दे देंगे। तो IPR का क्वेश्चन कुछ तो मिलना चाहिए ना। ओके, चलें ना। अच्छा, जो ओनर है वो पाकिस्तानी लेकिन रहते दुबई में। देखिए, ARY चैनल के जितने ओनर्स हैं, मेरी इंफॉर्मेशन मतलब वो ज़्यादातर दुबई में, पाकिस्तान आते रहते हैं बहुत कम, क्योंकि तो जो ओनर्स हैं वो भी बाहर रहते हैं पाकिस्तानी, लेकिन रहते बाहर हैं, और उन्होंने अपना टीवी चैनल का जो हेड ऑफिस है वो भी पाकिस्तान से बाहर ही रजिस्टर कराया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। देखिए, अब एक और चीज़ है, हमारे अच्छे खासे कमर्शियल ऐसे हैं जो कि बाहर पिक्चराइज होते हैं, ज़्यादातर दुबई में, लंदन में, मलेशिया में। ओके, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, पढ़ते हैं इसको। जब आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करेंगे किस चीज़ के लिए, फॉरेन प्रोड्यूस कमर्शियल के लिए, ठीक है, तो उस पर 20% काट लेंगे। तो जो ऐड बना के दे रहा है उसको पेमेंट करेंगे, 20% काटेंगे, और जब टीवी पर ऐड चलेगा तो टीवी चैनल को जो पेमेंट करेंगे उसमें से 10% टैक्स कटेगा। और ये सब कुछ क्या है, फुल एंड फाइनल। ठीक है, अच्छा ना, उसके बाद ये पढ़ लें आप जरा, देखिए ओके होता क्या है। पब्लिक ऑक्शन के जरिए जब भी कोई चीज़ आप परचेज करेंगे तो आपको 10% एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। जब भी आप कोई चीज़ पब्लिक ऑक्शन के जरिए परचेज करेंगे, पब्लिक ऑक्शन का मतलब गवर्नमेंट जो ऑक्शन करती है, ओके, तो या गवर्नमेंट टेंडर लेती है, तो 10% एडवांस टैक्स आप पे करेंगे। अच्छा, ये एडजस्टेबल है, ये FTR नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा इसमें से एक चीज़ FTR है, वो क्या, सुने, लास्ट लाइन पढ़िएगा। टैक्स एट the rate of 10% on sale of right to collect tolls shall be the final tax। जब टोल टैक्स का होता है, यहाँ से आप जाएं हैदराबाद, कराची से आप जाएं हैदराबाद, ठीक है, तो रास्ते में आपका टोल प्लाजा आएगा, वहाँ आपको पता है कि कुछ पेमेंट आपको करनी पड़ती है। तो वो जो टोल प्लाजा है ना, वो पूरे साल के लिए बिकता है, उसका ऑप्शन होता है, वो गवर्नमेंट खुद नहीं कलेक्ट करती। गवर्नमेंट क्या करती है, किसी और को भेज दिया उसने 50 लाख रुपए में, ठीक है, और अब वो जो बंदे जिसने 50 लाख रुपए पे किए, वो वहां से आपसे पैसे कलेक्ट करेगा, और वो ज्यादा कलेक्ट करेगा उसका बेनिफिट है, कम कलेक्ट करेगा उसका लॉस है। उन्होंने कहा लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका। आप तो एक काम करें, जो पेमेंट आपने की गवर्नमेंट को, यानी जितने भी जगह खरीदी है, तो उसका 10% आप इनकम टैक्स पे कर दें, और आपके लिए जाएगा फुल एंड फाइनल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जगह किसी ने परचेज की है 50 लाख रुपए की, तो 5 लाख रुपए उसने एडवांस टैक्स पे किया होगा,
और चूंकि FTR है, तो अब FTR का मतलब पता है क्या होता है, उसकी इनकम अगर ज्यादा है तो उसको ज्यादा टैक्स पे नहीं करना, उसकी इनकम कम है तो रिफंड नहीं मिलेगा, उसको लॉस हो गया, रिफंड नहीं मिलेगा। तो FTR का मतलब क्या होता है, फुल एंड फाइनल। अगर ज्यादा इनकम है तो भी आपको बस जो आपने टैक्स पे कर दिया वो कर दिया, तो ना आपको मजीद कुछ पे करना है ना आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, चलें, तो अब हम एक काम ये करते हैं कि अच्छे काम कीजिएगा, नमाज का ब्रेक कर लेते हैं, तो हम फिर ये 236 क्यों इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, नमाज के ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम क्लास। सर से बात हो चुकी है मेरी। एक्चुअली सर की जो है लाइट जा चुकी है और जनरेटर भी जो है वो उसमें पानी जा चुका है, और इस वजह से वो ज्वाइन बैक नहीं कर पा रहे। तो आज की क्लास 7:50 पे एंड कर दी जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर।
Dear students, it is to inform you that today class has been cancelled by Khalid Pitwala Sahab due to electricity failure. So class is concluded for today. Thank you.